2024 की लड़ाई के लिए देश का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब में राज्यसभा में अपने भाषण में मोदी ने हर इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जो विपक्ष उठा रहा है। मोदी ने विकास का ब्लूप्रिंट भी सामने रखा और इसी तरह से मोदी ने पार्टी का मैनिफेस्टो और अपने देश को लेकर विजन भी सामने रखा। हालांकि मोदी ने लोकसभा की तरह विपक्ष और कांग्रेस को जमकर घेरा। कांग्रेस पर आतंकवाद से लेकर नस्लवाद को बढ़ाने तक के आरोप लगाए। मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। पहले लोकसभा और इसके बाद बारी आई राज्यसभा। 2024 के रण की शुरुआत से पहले राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना आखिरी भाषण देने उठे तो पहले ही साफ कर दिया कि आज वो पूरी तैयारी से आए हैं। और इसके बाद 90 मिनट के भाषण में मोदी ने बता और जता दिया कि किन मुद्दों पर वो एनडीए को 400 पार ले जाने का सपना देख रहे हैं। और इसके साथ ही मोदी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर चुन चुन कर हमले किए। युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। इसके बाद बारी आई देश के सामने अपनी सरकार की तीसरी पारी का विजन रखने की। प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तार से बताया कि वो देश को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं और इस बात का भी जवाब दिया कि क्यों करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज देना जरूरी है। आने वाले 5 साल में भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाला है। अगले 5 साल में गरीब और मिडिल क्लास को तेल और शानदार यात्रा की सुविधाएं बहुत आसानी से मिलने वाली है, तेज मिलने वाली है, पूरी ताकत से व्यवस्था होने वाली है। अगले 5 साल में पीएम मोदी ने राज्यसभा में राहुल गांधी से लेकर नेहरू तक पर वार किया। नेहरू के बारे में कहा कि वो आरक्षण के हिमायती नहीं थे। राहुल गांधी पर भी तंज कसा। विकास के दावों और यूपीए राज में कुप्रबंधन को लेकर मोदी ने कई बार किए तो कांग्रेस ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला। झूठ बोलना ही मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार कांग्रेस को घेरने के लिए श्वेत पत्र ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार लोकसभा में श्वेत पत्र लाकर यह बता सकती है कि 2014 से पहले यूपीए राज में विकास की हालत क्या थी और 2014 के बाद से 10 सालों के भीतर क्या क्या बदलाव आए। आंकड़ों के हवाले से मोदी सरकार दावा कर सकती है कि 10 सालों के दौरान देश कितना तेजी से आगे बढ़ा। मोदी जी ने कहा था कि हम श्वेत पत्र लाएंगे। उन्होंने ये बात कही थी अपने भाषण में, अभिभाषण में, जो राष्ट्रपति के धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे। और मुझे लगता है कि 2014 के पहले इस देश का जो वित्तीय अव्यवस्था रहा है उस पर उनकी टिप्पणी और देश को ये पूरे तौर से पता होना चाहिए कि 2014 के बाद देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से चलाई गई और 2014 के पहले किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था थी। एक श्वेत पत्र जिस पर सदन में बहस होगा और मैं समझता हूं कि बहुत ही वांछित और समय पर यह निर्णय लिया गया है। ये कांग्रेस फोबिया इनको पीछे भाग रहे हैं, कांग्रेस की भूत देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो भी करे, जो भी बोले, पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए चलो और जितना इधर उधर से जितना सारे कांग्रेस पार्टी में कीचड़ उछलने की कोई व्यवस्था हो, कोई साधन रहे तो चलो वो भी कीचड़ उछलने की काम करते रहे। व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मेहुल चौस्की की पेपर भी लाना चाहिए, नीरव मोदी को पेपर भी लाना चाहिए। वो भी पेपर तो बात है। जश्न और जय श्री राम के नारों के बीच में उत्तराखंड आजादी के बाद पहला ऐसा सूबा बन गया जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा ने ध्वनि मत से बिल को पास कर दिया है।
कांग्रेस ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी। मुस्लिम संगठनों ने एक बार फिर से कहा है कि उनको ये बिल मंजूर नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव में ये वादा किया था और उस वादे को पूरा कर दिया है। धामी ने कहा कि दूसरे राज्य में अगर यूसीसी लागू करना चाहेंगे तो हम तो उनका समर्थन करेंगे। इसके आम चुनाव में, विधानसभा के आम चुनाव में हमने उनके सामने ये संकल्प, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो स्वप्न और संकल्प है, उस संकल्प के तहत समान नागरिक संहिता के लिए भी संकल्प रखा था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मौका दिया, सरकार में आने को लाए और ये कानून बनाने का जो हमने पहले से संकल्प लिया था उसके लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने अपना काम किया। हमारा तो ये रहेगा कि हम जहाँ राज्य में लागू कर रहे हैं अन्य राज्य भी इसको लागू करें। विभिन्न समुदायों और समूहों के व्यक्तिगत कानूनों में, व्यक्तिगत परंपराओं में जो रीति रिवाज हैं उनमें राज्यों को हस्तक्षेप करने देंगे और उनको कानून बनाने की इजाजत देंगे। कॉमन सिविल कोड के आड़ में वो उनको लेजिस्लेशन लाने की इजाजत देंगे तो इसके परिणाम समाज के लिए, देश के लिए चिंताजनक भी हो सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि इसका दुरुपयोग न हो। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास होने के बाद से जमकर जश्न मना। धामी पर फूलों की बारिश की गई। समान नागरिक संहिता बिल पारित होने के बाद से बीजेपी ने जमकर जश्न मनाया। ऐसा ही माहौल दिखा विधानसभा में। जब धामी बोल रहे थे तभी बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर पहुंच गए। जैसे ही विधानसभा में ध्वनिवत से यूसीसी पास हुआ, बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाचने लगे, जमकर आतिशबाजी करने लगे। बीजेपी के दफ्तर में भी जमकर जश्न मनाया गया। महाराष्ट्र में एनसीपी के पवार गुट को नया नाम मिल गया है। एनसीपी पूरी तरह से दो खेमों में अब बढ़ गए हैं। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नया नाम दे दिया है। अब शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार के नाम से जानी जाएगी। शरद पवार ने अपने नए सिंबल के लिए चुनाव आयोग के सामने 3 विकल्प रखे हैं, जहां पर सीएम शिंदे और फडणवीस अजित पवार को एनसीपी का अधिकार मिलने पर बधाई दे रहे हैं, तो वहीं शरद गुट के नेता और शिवसेना उद्धव गुट के द्वारा बीजेपी और अजित पवार गुट को कोसा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय दिया उसको हम पहले विनम्रता से स्वीकारते हैं और पवार साहब के गुट को जो अलग से नाम पेशकश करने के लिए कहा गया था, उन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया। उसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ये नाम उनको दिया गया है, ऐसा हमने अभी न्यूज पे सुना है। तो उसके लिए भी हम उनका अभिनंदन करते हैं। उनको तुरंत नाम भी मिल गया है, अभी अलग से एक चिन्ह भी मिल जाएगा। तो उनका काम वो करते रहेंगे, हमारा काम हम करते रहेंगे। टीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन होना तय है। देर रात टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान जेपी नड्डा भी मौजूद थे। ये मुलाकात शाह के घर पर हुई। रात 11 बजे नायडू शाह के घर पर पहुंचे और 1 घंटे तक ये बैठक चली। नायडू ने 2019 में एनडीए को छोड़ दिया था, लेकिन अब वापसी उनकी तय है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी बीजेपी के लिए 5 सीटें छोड़ सकती है, लेकिन बीजेपी 10 सीटों की मांग कर रही है। बाबू नायडू और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां से निकले थे। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी क्योंकि आने वाले कुछ महीने बाद देखा जाएगा कि देश में लोकसभा चुनाव भी हैं, उसके साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं और 2019 में टीडीपी ने एनडीए का दामन छोड़ा था और अब फिर टीडीपी जो है वापस एनडीए में शामिल होने जा रही है। यहाँ लोकसभा और विधानसभा की सीटों को लेकर भी बातचीत हुई, सूत्रों का कहना है। साथ के साथ 2 दिन पहले ये भी देखा गया था कि पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने भी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से एक मीटिंग की थी। उसी बीच अब बड़ी मीटिंग थी, कुल 1 घंटा ये मीटिंग चली, देर रात की ये मीटिंग थी। मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीट है, जिसमें से 22 लोकसभा सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का कब्जा है। वहीं कुल 175 जो विधानसभा है उसमें कुल 145 पर वाईएसआर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं 18 सीट्स पर टीडीपी का कब्जा है। अगर सूत्रों की माने तो इन 25 सीट
सीट्स पर टीडीपी बीजेपी को 5 सीट्स देने के लिए तैयार है, वहीं बीजेपी का 25 में से 10 सीट्स मांग रही है। उसी बीच आज ये बड़ी मीटिंग थी देर रात जो चली, जो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स पर एक बहुत बड़ा असर छोड़ेगी। कैमरामैन राजा कुमार के साथ अनमोल नाथ थब्बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट। श्रीनगर में फिर दूसरे राज्य के लोगों को निशाना बनाया गया। लाल चौक पर आतंकी हमले में पंजाब के 2 लोगों को गोली मार दी गई। एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। अमित पाल नाम के शख्स की मौके पर मौत हुई। घायल शख्स का नाम रोहित है। हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेर लिया, लेकिन आतंकियों का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। काफी वक्त के बाद आतंकियों ने फिर बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया है। हमला लाल चौक के शहीदगंज में हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। ईडी के बार बार समन दिए जाने के बाद भी पेश न होने पर कोर्ट ने केजरीवाल को पेशी का समन जारी किया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के 5 समन के बावजूद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ईडी के द्वारा कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई थी। ईडी का तर्क है कि इस केस में केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहते हैं। इसको लेकर केजरीवाल को 5 बार समन जारी किया जा चुका है, लेकिन वो नहीं पहुंचे। एमपी के हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाकों के एक दिन के बाद बुधवार को जिले के कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया गया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। राज्य सरकार ने विस्फोट की विस्तृत जानकारी और उसकी जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटनास्थल का दौरा किया। इस हादसे के बाद से एमपी में पटाखे की दुकानों पर बुधवार को ताबड़तोड़ एक्शन भी हुए। कई दुकानों को बंद करवा दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। एनडीए में वापसी और बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ देने के बाद ये नीतीश, मोदी और जेपी नड्डा की पहली मुलाकात थी। इससे पहले सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार मिले थे। उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। हम लोग जो पहले भी साथ में थे, बीच में 2 बार इधर उधर हो गए, लेकिन अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। सीट वगैरह की बात के बारे में चर्चा करने का कोई तुक नहीं है। वो तो सब होगी ही, और सब बात सबको उन लोगों को शुरू से मालूम है। बाकी सब चीज का कोई खास बात नहीं है। गुजरात के जूनागढ़ जिले की एक अदालत ने भड़काऊ भाषण देने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी और 2 अन्य को जमानत दे दी। मुफ्ती सलमान अजहरी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और विवादित भाषण का वीडियो सामने आने के बाद उनके खिलाफ गुजरात में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद से गुजरात एटीएस ने मुफ्ती अजहरी को मुंबई से गिरफ्तार किया था। कच्छ में मौलाना पर भड़काऊ भाषण देने का एक केस दर्ज है और इसीलिए कच्छ ले जाया जाएगा।